अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का आज भी मैंने ग्लासेस इसलिए लगाई हुई हैं कि अभी तक मेरी आंख ठीक नहीं हो सकी। आज ही मैं इसका प्रॉपर चेकअप करा के आया हूँ, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए ड्रॉप्स वगैरह जो होती हैं वो मेडिसिन वो सारी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मजबूरी है, मोबाइल को फिर भी थोड़ा बहुत मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। रीज़न जिस तरह मैंने आपको कहा है, सैलाब आया हुआ है, उसकी तबाहकारियाँ हैं, लोग बेयारों मददगार हैं। और इस वक्त मैं कैसे मतलब ये सोचूं कि मुझे रेस्ट करनी चाहिए, मेरी आंख का मसला है। मेरा दिल उस वक्त बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ये सोच के कि कितने घर होंगे जिन्होंने आज खाना नहीं खाया होगा, आज कितने बच्चे होंगे जो भूखे सोए होंगे। तो फिर इसलिए उठ के बैठ जाता हूँ, मोबाइल को चेक करता हूँ, फिर शायद किसी खुदा के बंदा या बंदी ने अपनी इस्तात के हिसाब से कोई मदद भेजी हो ताकि वो मैं पैसे देखूं और उसको रिसीव करके फ़ौरन वहाँ भेजूं और उनसे कहूँ जाओ उन तक खाना पहुँचा के आओ। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की भी है जी, अल्लाह ताला आप उसका अजर दे इस दुनिया में और आखिरत में। मज़ीद भी जितना कर सकते हैं कीजिए। अभी तो हम खाना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और मैंने वीडियो भी मेरे पास काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन बार बार माजरत खा हूँ, दिखाऊँगा ज़रूर, एडिट नहीं कर पा रहा आँख की वजह से। तो उसके बाद इंशाअल्लाह पूरा एक बैग मैंने प्रिंट करवा लिया हुआ है, उसके अंदर राशन डाल के महीने का 1.5 महीने का जितना हम कर सकते हैं उन सब तक इंशाअल्लाह राशन पहुंचाएंगे। आप मज़ीद भी भेजना चाहते हैं तो वही एक तरीका जो बार बार अनाउंस मैं कर रहा हूँ, मजहर मलिक के नाम पे बाहर से वेस्टर्न यूनियन, एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम, जितने भी सर्विसेज हैं, तो आप मजहर मलिक, ऊपर मेरा नाम जो ID कार्ड पर लिखा हुआ है MAZHARMALIK मलिक, मजहर मलिक लिखिए। शहर मेरा लाहौर है, पाकिस्तान मुल्क का नाम है, और मोबाइल नंबर है +923136655500। इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट चाहिए, तो इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। और पाकिस्तान का यही नंबर है 031366555500 जैस कैश के लिए। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरा नाम आप फ़र्जी रख लीजिए। उनका नाम है, फ़र्जी नाम, सहरिश। सहरिश की स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे स्टोरी सुनने के बाद लगा ना सिर्फ इस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करूं, बल्कि ये तो वही बात उन्होंने कही है जो मेरे दिल की बात है, जो मुसलसल मैं आप लोगों के साथ करता आ रहा हूं, और उसी बात पे अमल पैरा होकर उन्होंने वो सब कुछ अपना हासिल किया। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एंड पे एक मैसेज भी दिया। मैं कोशिश करूंगा उन्हीं का दिया हुआ जो मैसेज है उन्हीं की आवाज़ में आपको सुना भी सकूं। उनके ऊपर बीती थी, यकीनन सी बात है, जो एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक गुजरा हुआ मिनट, सेकंड उनको याद था। मैं तो शायद उतना याद ना कर सकूं, फिर भी मैंने उनको कॉल करके कहा है मैं आपकी स्टोरी जो मैं अभी तक याद कर चुका हूं, आपको चंद लफ्ज़ मोटी मोटी बातें बता देता हूं, कहीं भूल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने स्टोरी सुनने को उन्होंने कहा मदर भाई ये कहानी ठीक सुना रहे हैं आप। तो सच्ची कहानी है। नामों के नाम यानी कि जो असल नाम है उनको मैं फ़र्जी नामों में बदलने जा रहा हूं। जो उनका नाम मैंने रखा है सहरिश। एक ऐसी बच्ची सहरिश जो ऐसे घर में आंख खोलती है जिनको हम कहते हैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। ये बच्ची भी एक ऐसी बच्ची थी। वक्त ने और हालात ने उसके साथ क्या किया ये तो आपको कहानी में पता लगेगा। शायद उनकी कहानी आज सुनते हुए मैं खुद दुखी हो रहा था, शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूं जो पैदा तो इस अंदाज में हुआ कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ। उनके साथ भी जो हुआ 6 साल में हुआ, और मेरी भी जब अम्मी की डेथ हुई थी तो मैं 6 साल का था। और उस 6 साल के बाद वो जो लाडला तरीन बच्चा था उसके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ टूटे, वही कहानी सहरिश की है। एंड में मैं चाहूँगा अगर दिल माना तो मैं आपको भी बता दूंगा मेरे साथ क्या हुआ। सेम कहानी मेरे साथ भी है। मेरे सौतेले भाई आज बेइंतहा अमीर हैं, बहुत पैसे में खेलते हैं, और मेरा किया सब कुछ यही है। यही मैं यूट्यूब और इसी तरह का ख़ुद सर्वाइव करता हूँ, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अलबत्ता उन लोगों में से हूँ जो लेता नहीं देता हूँ। वो आज भी लाखों करोड़ों कमा के फिर भी मांगने वाले हैं।
कहानी कुछ यूं है कि सहरिश की जो वालदा थी, अभी सहरिश इसी दुनिया में नहीं आई थी, तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से असल कहानी शुरू होती है। सहरिश की वालदा एक इंतहाई खूबसूरत खातून थी। उनका चचाजाद उनसे बहुत प्यार करता था। जिस घर में ये रहते थे, ये बहुत बड़ा घर था, और ना सिर्फ बड़ा घर था बल्कि उन लोगों का घर था जो उमरा कहलाते हैं, जिनके नौकर चाकर, गाड़ियां, बंगले, इस तरह का माहौल होता है। कहानी है ये दिल्ली, इंडिया की। आज भी हवेली कह लीजिए, बड़ा सा घर कह लीजिए, इंडिया में मौजूद है। सहरिश की मां अमीर मां बाप की बेटी थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन जिसको प्यार कर बैठी वो उसी गली में रहने वाला एक गरीब शख्स था। कहां से क्या हुआ, किस अंदाज में राब्ते हुए कि एक दूसरे को इस तरह दिल दे बैठे कि सहरिश की मां ने फैसला कर लिया, शादी करूंगी तो इसी से, वरना किसी से नहीं। घर में सब कुछ था, नौकर थे, चाकर थे, ऊपर नीचे हवेली की जिस तरह कमरे होते हैं, ऊपर भी कमरे थे, नीचे भी कमरे थे। लोग रश करते थे इस फैमिली पे। सहरिश का चचाजाद जो उससे बहुत, सहरिश की मां से, सहरिश कह गया, सहरिश की मां का जो चचाजाद था, यानी कि फर्स्ट कज़न, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो भी अमीर फैमिली से था और यही ख्वाहिश रखता था कि मेरी सहरिश की मां से, क्योंकि उसकी मां का मैंने नाम फर्जी भी नहीं रखा, तो इसलिए मैं सहरिश की मां का ही लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। असल में कहानी है जो आपको समझ आ जाएगी। सो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। जब रिश्ते की बात घर के अंदर शुरू हुई और सहरिश की मां को पता लगा कि मेरा जो कज़न, उसको पता तो था कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, और अब वो रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पे सहरिश की मां ने घर में अनाउंस कर दिया कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूं, जो मुझे पसंद है लड़का, वो इसी गली में रहता है और ये है उसका नाम, मैं उससे शादी करना चाहूंगी। ये वो दौर था जिस वक्त में मोहब्बत, लव मैरिज, ये वाला स्टाइल नहीं चलता था, अरेंज मैरिज ही होती थी, कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी, अमीर फैमिली थी, रख रखाव था, तो इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि बेटी की अगर कोई इस तरह की ख्वाहिश है तो ठीक है, हम उस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और देख लेते हैं लड़का कौन है कौन नहीं। लेकिन जब पता करवाया गया तो पता लगा लड़का ना सिर्फ गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि फैमिली बैकग्राउंड भी कोई अच्छा नहीं है। शायद वो उसी लम्हे उसकी गुर्बत को भी कबूल कर लेते, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड पता लगा था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सख्ती से सहरिश की मां को कह दिया कि तुम्हारी शादी यहां पे किसी सूरत नहीं हो सकती। और जब सहरिश की मां अपनी इस बात पे अड़ गई तो उसके बाद उसके भाई, जिन तक ये बात पहुंच चुकी थी, उनकी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि उनकी बहन एक ऐसे बंदे के साथ शादी का सोच रही है जो इंतहाई गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, और उसका बैकग्राउंड भी नहीं है, ख़ानदानी तो कम अज़ कम होता, वो ख़ानदानी भी नहीं है। उसने कहा अच्छा, इसकी इतनी जुर्रत कि हमारी बहन के साथ ये चक्कर चला रहा है। गुस्से से वो निकले उसको पकड़ने के लिए, और जब उस तक खबर पहुंची कि सहरिश की मां के भाई यानी सहरिश के मामू उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपने घर से निकला और गायब हो गया। कुछ दिन तो वो इधर उधर छुपा रहा, कहते हैं उसके बाद सुनने में आया कि वो पाकिस्तान चला गया, और ना सिर्फ चला गया बल्कि वहीं पे उसने शादी भी कर ली थी। कुछ अरसा तक सहरिश की मां जब देखती रही कि शायद वो लौट आए, और जब वो ना लौट आया तो मजबूरन उनको उसी रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी जो उनके फर्स्ट कज़न यानी चचाजाद की तरफ से रिश्ता आया था। यूं सहरिश की मां शादी के बंधन में बंध गई। जिससे शादी हुई थी वो भी ख़ानदान के रख रखाव, नौकर चाकर, उसी तरह के रहन सहन का आदी था, तो बराबरी के लोगों में शादी हो गई थी। लेकिन आज भी सहरिश की मां उसी को याद करती थी जिससे वो प्यार कर बैठी थी, उसी को आज भी उसका इंतज़ार था। खैर, ज़िंदगी शुरू हो गई, वक्त पर लगा के उड़ने लगता है, और ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि जो भी इनके यहाँ औलाद होती वो फौत हो जाती। करते करते जब 2 से 3 मरतबा ऐसा हो चुका तो उनको यकीन हो गया कि शायद हमारे यहाँ कभी औलाद हो ही ना।
वहीं पे फिर से जब अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई तो पता लगा एक बेटी जन्म लेने वाली है। तो तमाम वो लोग जो मशवरे देने वाले थे, कोई जादू का मशवरा दे रहा था, कोई पेट पे तावीज़ बांध रहा था, कोई माथे पे कुछ लगा रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई झाड़ फूंक कर रहा था, हर वो नुस्खा, हर वो टोटका जो वो लोग समझते थे, जो कमाने वाले भी थे, पहुंच गए कि इस बच्ची पे असर है, ये यूं होगा, वहाँ होगा, बच्चा मर जाएगा, ये करना पड़ेगा, उतारा करना पड़ेगा, फलां करना पड़ेगा। सब ने अपने अपने टोटके आजमा डाले, यहाँ तक कि सहरिश इस दुनिया में आ गई। सहरिश जब इस दुनिया में आई तो वो माँ और बाप दोनों की लाडली थी। काफ़ी अरसे के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। उससे पहले जितने भी बच्चे थे, क्योंकि वो फौत हो जाते थे, तो उसको बाप का भी भरपूर प्यार मिला और माँ का भी इसलिए प्यार मिला कि अब जिससे वो प्यार करती थी, कोई पता नहीं था ज़िंदगी में वापस आए ना आए। शायद अंदर ही अंदर कहीं आग सुलगती थी मोहब्बत की, लेकिन अब ऊपर से वो भूल चुकी थी, इजहार नहीं करती थी। तो उसने भी अपनी तवज्जो अपनी उस मनतों मुरादों से पूरी हुई जो बेटी इस दुनिया में आई थी, उससे प्यार करना शुरू कर दिया। घर में किस चीज़ की कमी नहीं थी, दौलत था, नौकर चाकर सब कुछ था। सो उस बच्ची की बेहतरीन अंदाज में परवरिश होने लगी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। जब वो अपनी नानी के यहाँ जाती तो उसके नाना, उसकी नानी उससे बहुत प्यार करते, सहरिश से, उसकी फूफुएं, उसके मामू, उससे सभी बहुत प्यार करते। वो बहुत लाडली थी, पता था कि बहुत मनतों मुरादों से पूरी आई है, तो इसलिए सबकी आंखों का तारा थी। उस लड़की को भी लगता था कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, कितना ज़्यादा मुझे हर तरफ से प्यार मिलता है, नाना नानी, फूफे, मामू, माँ बाप की तरफ से। वहीं पे ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो जो पाकिस्तान भाग गया था, जो वहाँ पे शादी करके आबाद हो चुका था, वो वापस लौट आया। और ना सिर्फ लौट आया, बल्कि पता तो उसको था कि सहरिश की माँ कहाँ रहती थी और उसको कौन पसंद करता था, तो उसको ये भी पता था कि अब वो कहाँ पे रहती होगी। सो वो उन रस्तों में खड़ा रहता, उन रस्तों में पहरा देने लगा कि कहीं पे सहरिश की माँ से आमना सामना हो और उसी अपनी पुरानी मोहब्बत को फिर से सुलगा सके, मोहब्बत की आग जला सके। और ऐसा ही हुआ कि फिर उसका टकराव दोबारा से जब सहरिश की माँ के साथ हुआ, तो सहरिश की माँ के अंदर फिर से वही प्यार, वही आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, बुझी नहीं थी, फिर चिंगारी बन के भड़की। और ना सिर्फ चिंगारी बन के भड़की, फिर से इतनी मोहब्बत उसके अंदर पैदा हो गई अपने उस साजन के लिए कि वो अपने शौहर के पास पहुंची और उसने फैसला सुना दिया, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। शौहर भी ये बात सुन के हक्का बक्का रह गया कि ये कैसा फैसला है, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैंने भी इसको हर चीज़ जितनी हो सकती थी ना सिर्फ प्रोवाइड की है, केयर की है, इज्जत दी है, प्यार दिया है, बल्कि अब तो हमारे यहाँ एक बेटी भी है, हमारा घर मुकम्मल हो चुका है। वो हक्का बक्का उसको देखे जा रहा था, बोलने का इंतज़ार कर रहा था कि आगे बोले वो ऐसा क्यों कर रही है। जब आगे से खामोश रहा तो वो खुद ही आगे से बोली, मैं जिससे प्यार करती थी, जो यहाँ से चला गया था, अब वो वापस आ चुका है और मुझे उसी के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि वो चला गया था तो इसीलिए मैं खामोश होकर इस शादी करने पे मजबूर हो गई थी, लेकिन जब अब आज वो आ चुका है तो मैं कैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ उसी के साथ ही गुजारनी है। पढ़ा लिखा शख्स था, समझदार था, समझ गया कि मैं जितना भी कोशिश करूं इसको रोक नहीं पाऊंगा, तो उसने भी उसको इजाज़त दे दी। ठीक है, बजाय कि हम लड़ाई झगड़े तमाशे की तरफ जाएं, क्योंकि वो उसके लहजे को और उसके फ़ैसले को महसूस कर चुका था कि सहरिश की माँ जिस लहजे में उससे कह रही है, जिस मोहब्बत की चिंगारी को वो जला के आई है, जिस मोहब्बत को वो दोबारा से देख के आई है, जिस जज्बे से मुझे कह रही है, ये कभी भी मेरे साथ नहीं रह सकती। तो उसने हिम्मत हार ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ उससे शादी कर लो। और ये जब बात सहरिश की माँ ने अपने घर वालों को भी बताई, तो वहीं पे शर्त रखी गई, ठीक है, अगर तुम ये फैसला कर ही चुकी हो तो तुम्हें फिर एक और भी फैसला करना होगा।
अगर तुम उस शख्स से शादी करोगी तो आज के बाद इस ख़ानदान से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा, इस ख़ानदान से तुम मरते दम तक नहीं मिल सकोगी, फैसला करो। उसने कहा, फ़ौरन सोचे बगैर कहा, मुझे कबूल है। और दूसरी शर्त, अपनी इस बेटी को भी साथ लेके जाओगी, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, इसको साथ ले जाओगी, वही इसको साथ रखेगा। मंजूर, बगैर सोचे समझे फैसला कर चुकी। उसने कहा मुझे मंजूर है। और यूं उसने तलाक लेके उसी पुरानी मोहब्बत के साथ शादी कर ली और अपनी बेटी को लेके अपने शौहर के साथ एक गांव गई और वहां पे जाके आबाद हो गए। गांव के जिस घर के अंदर पहुंचे, ये एक बड़ा सा घर तो था, लेकिन बहुत ही पुराना बना हुआ घर था। नीचे 3 कमरे थे और ऊपर छत थी। घर के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी टहनियां पूरे घर में फैली हुई थी, ऊपर छत तक आ रही थी। घर के 2 कमरे तो उनके इस्तेमाल में थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो बंद रहता था, उसमें उनका सामान पड़ा था। वो बच्ची जो अब 6 साल की हो चुकी थी, जिसकी मां को तलाक हो चुकी थी, बाप का प्यार खत्म होकर एक नया रूप उसके सामने आया था जिसको उसने बाप कहना था। वो ना समझ बच्ची खुद परेशान थी, उलझी हुई थी कि जिंदगी इतनी सुकून से, इतनी अच्छी गुजर रही थी, ये एकदम क्या हुआ है, जिंदगी बदल के रह गई है। शानो शौकत, नौकर चाकर खत्म होके एक गरीब से पुराने से घर के अंदर हम आके आबाद हो गए हैं। वो गुमसुम सी हो गई, वो चुप चुप सी हो गई। लेकिन जो बाप था वो वाकई सोतेला बाप था। मियां बीवी की तो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन जो मां थी असल में सहरिश की, वो भी मां ना बन सकी। उसको प्यार था तो सिर्फ उसी बंदे से था, उसको बेटी से प्यार इसलिए नहीं था, वो समझती थी ये मेरी नहीं, जिसको मैं छोड़ के आई हूं, ये उसकी बेटी है। जब मां को इससे प्यार नहीं था तो वो सोतेला बाप कहां से प्यार करता। यूं जिंदगी जो खुशियों से सहरिश की गुजर रही थी, वो शदीद परेशानियों में धंस गई। जब रात को वो ऊपर छत पे सोते तो सहरिश को बहुत डर लगता था। बाप का रवैया बहुत बुरा होता था। शुरू में तो उसको वो डांटता रहा, फिर बाद में उसने उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। और मां को कोई भी परवाह नहीं होती थी। सोतेला बाप जब बेटी को मार रहा होता तो मां चुप रहती, बल्कि अपनी तरफ से कहती, हाँ हाँ मारो मारो इसको। मुंह से ना कहती, रवैया ऐसा ही होता। एक रात ऊपर छत पे सोए हुए सहरिश जाग रही थी। वो बच्ची सोच रही थी, जो गुमसुम सी थी, परेशानियों में घिरी थी कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। उसी रात उसको अपने करीब पायल की क्लियर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा है उसके साथ। वो जो लेटी हुई थी उठ के बैठ गई। उसने इर्द गिर्द इधर देखा था कि कोई है जो चल रहा है। ये पायल की आवाज़ तो इस तरह की है जैसे ख़वातीन पाँव में पायल बांधती हैं, लेकिन इस वक्त तो कोई भी नहीं है। माँ भी सोई है, बाप भी सोया है, तीसरी मैं हूं और तो कोई भी नहीं है। तो कौन है जो साथ साथ चल रहा है? वो देखती रही, लेकिन उसको कोई भी नज़र ना आया। वो मासूम थी, डरती रही, यहाँ तक कि डरते डरते कब उसको नींद आ गई। अच्छा, उनके बारे में एक बात शुरू में उन्होंने जो मुझे कही वो मैं बताना भूल गया। सहरिश ने मुझे कहा कि मैंने जब आपकी पहली दफ़ा ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी थी तो उस वक्त तो स्टोरी का 110 किस्तें आ चुकी थी। और कहती हूँ फिर मैं ऐसी दीवानी हुई, जब मैंने 1 2 3 कहानियाँ सुनी, फिर मैं ऐसी दीवानी हुई कि मैं मुसलसल दिन रात बैठ के आपकी कहानियाँ सुनती रही। 4 या 5 दिन के अंदर 110 की 110 कहानियाँ मैं सुन चुकी थी। यानी वो कहती है मैंने ब्रेक नहीं ली, खाना पीना भी कहानी के बीच में था कि मैं मुसलसल कहानी सुनती 110 कहानियाँ, 110 एपिसोड, 110 किस्तें वो कहती है मैंने 4-5 दिनों में सुन ली थी। खैर, रात सारी वो डरती रही उस पायल की आवाज़ से। सुबह उठ के जब उसने माँ को और बाप को, ये दोनों को बताया कि रात मुझे इस तरह की आवाज़ आ रही थी और इस तरह मैंने पायल की चलने की आवाज़ सुनी है, तो बजाय वो उसको समझाते, कुछ पूछते, कोई और बात करते, बाप ने उसको मारना शुरू कर दिया कि तू अब ड्रामे करना शुरू कर रही है, तो हमें डराना शुरू कर रही है, तो अब बहाने करेगी इस तरह की। उसको मार पड़ी इस बात पर, खामोश हो गई, सह गई इस बात को। वक्त और गुजरा तो अब मुसलसल छत पे जब वो सोते तो मुसलसल ऐसा होने लगा, वो जो पायल की आवाज़ थी अक्सर कभी वो सुनाई देती तो कभी किसी बच्चे की साथ में रोने की आवाज़ आती। वो उठ के देखती तो कोई भी बच्चा ना होता। कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी किसी के
बातें करने की आवाज़ आती, वो बच्ची महसूस करती और शुरू शुरू में अपने वालिदैन को बताती सुबह उठ के, तो वो उसको मारते, तो उसको एहसास हो गया इनको जब जब मैं बताऊंगी ये मुझे मारेंगे। तो अब वो बताती नहीं थी, चुप करके डरती रहती थी। लेकिन उस छत पे बहुत कुछ था, स्पेशली वो पायल की आवाज़ जो मुसलसल उसकी चारपाई के इर्द गिर्द घूमती थी। और बाज़ औक़ात तो उसको ऐसे महसूस होता था जो चलने वाली है, जिसके पाँव के अंदर पायल बंधी है, वो चलती चलती उसकी चारपाई के करीब आती है और बैठ जाती है शायद। उस बच्ची ने उस घर में बहुत कुछ महसूस किया। वो हॉन्टेड घर था, लेकिन अभी तक किसी को क्लियर देख नहीं सकी थी सिवाय उन आवाज़ों के, चाहे वो हंसने की थी, रोने की थी, चलने की थी, बातें करने की आवाज़ थी। लेकिन जो बातें करने की आवाज़ थी वो उनको समझ नहीं सकती थी कि बात करने वाला क्या कह रहा है, उसने क्या कहा है। वो उससे मुखातिब हो के कभी औरत कभी मर्द जो कुछ भी कहते थे उसको समझ नहीं आता था। हाँ, वो रात को क्लियर उसके पास कोई ज़रूर आती थी पायल पहन के। वो उसको बहुत देखने की कोशिश करती कि उस वो पायल वाली को कभी देख सके, लेकिन उसको देख नहीं सकी। रवैया दिन ब दिन वालिद का और सख्त से सख्त बदतर होता जा रहा था। इतना बदतर होता जा रहा था कि अब वो मारने के साथ साथ उसको कमरे में बंद कर देते। उसको इस घर से डर लगता था। वो बहुत मासूम थी। हालात जहाँ पे बहुत उसके लिए बदल गए थे, वहाँ पे मार कुटाई, कमरे में बंद करना, ऊपर से डर लगना, अजीबो गरीब आवाज़ों का आना, हंसना रोना, वो बहुत सहम सी गई थी। कुछ वक्त तो उसने उस घर में गुजारा और जब वो अपनी नानी से मिलने के लिए एक दफ़ा पहुँची तो उसने नानी को सारे हालात बता दिए और कहा, नानी मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। वो मुझे मारते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ पे कोई अजीब सी चीज़ें भी हैं जो मुझसे बोलती हैं, रोने की, हंसने की आवाज़ें आती हैं, पायल की आवाज़ें आती हैं। उसने सब कुछ बता दिया। नानी ने फैसला किया कि ठीक है, इस बच्ची को मैं पालूंगी, अब ये वापस मां के पास नहीं जाएगी। वहीं पे सहरिश के जो मामू थे वो आड़े आ गए और उन्होंने कहा, आप क्यों इस बच्ची को पालेंगे? ये मनहूस बच्ची है, हम इसको नहीं पालेंगे। अगर इतनी ही मजबूरी बन गई है तो ठीक है कि इसको अनाथ आश्रम में दे आते हैं, किसी यतीम खाने में दे आते हैं, लेकिन इसको इस घर में रखा नहीं जाएगा। सहरिश की नानी ने कहा, तुम लोग गरीबों की भी तो मदद करते हो, औरों की बच्चियों की भी तो मदद करती हो, ये तो खून है। अगर रह लेगी इस घर में क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? पैसा है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, इसके रहने से क्या हो जाएगा? तो वो बोले, ये कलंक का टीका है, ये धब्बा है, ये मनहूस है, ये बहुत बुरी है। ऐसे ऐसे अलकबात दिए गए, ऐसे ऐसे खिताब दिए गए उसको कि फिर भी नानी ने कहा, मेरा अटल फैसला है, मैं इसको अपने पास रखूंगी। कलंक के टीके से एक जुमला याद आया, बचपन में एक लतीफ़ा पढ़ा था, अगर आज अभी याद आया बहुत अरसे बाद, तो आपके भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जुमला अक्सर पहले मैट्रिक के दिनों में, अब तो पुरानी बात होगी, आते थे कि ना जुमलों को इस्तेमाल करें। फ़िक्रा लिखा होता था तो उसको अगले लिए हम जुमला बनाते थे पूरा। तो जुमला आया हुआ था लेडीज़ के लिए, लड़कियों के पास था, कलंक का टीका। तो पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, अक्सर लोगों को पता होगा। कलंक का टीका कहते हैं इज्जत पे धब्बा लगना, यानी औरत अपनी अगर इज्जत गंवा दे तो उसको कहते हैं कलंक का टीका लगवा लिया उसने, अपनी आबरू ख़राब करा ली, अपनी आबरू, अपनी इज्जत, यानी जिस्मानी ताल्लुक बन गया, कलंक का टीका। तो एक जुमला आया था, इसको जुमले में इस्तेमाल करें, कलंक का टीका। उस लड़की बेचारी को नहीं पता था ये क्या होता है, उसको टीका ही समझी। तो उसने लिखा, हमारी गली में कलंक के टीके लगवाने वाले आए हुए थे तो मैंने भी उनसे टीका लगवा लिया। ये फ़िक्रा बाकायदा पेपर में लिखा गया था। खैर, उसको बहुत से ऐसे अलकाबात दिए गए और ऐसे ऐसे खिताब दिए गए। वो मासूम बच्ची किसी बात को नहीं जानती थी सिवाय इस बात के कि उसके मामू भी वही सलूक कर रहे हैं जो सौतेला बाप उसके साथ करता था। खैर, नानी ने क्या किया, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया कि बच्ची पढ़ना शुरू कर दे। घर में कोई भी उसको इज्जत से, प्यार से नहीं देखता था। फूफियाँ, उनके बच्चे, बड़े, सबकी नज़रों में वो बहुत ही बुरी थी। ऐसी थी कि खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, उसके साथ इतना बुरा रवैया रखा जाता, अजीब सी नज़रों से उसको देखा जाता और कहा जाता ये मनहूस है, इसके पैदा होते ही शादी टूट गई, ये बहुत मनहूस साबित हुई है। यानी उन मियाँ बीवी में जो ख़त्म हुई थी उसका दोष, उसका कसूरवार इस सहरिश को ठहराया जाता।
तो उसके साथ कैसा रवैया होता। बहुत बड़ा घर था तो कभी किसी कोने में जाके रो लेती, कभी किसी कोने में जाके रो लेती, कभी ऊपर वाले कमरों में जाके रो लेती और अपने दिल की भड़ास निकाल लेती, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। सहरज के जो नाना थे वो बहुत नेक शख्स थे। उनको अता थी कि वो जागती आंखों के साथ जिन्नात और इस तरह की चीज़ों को देख लेते थे, उनसे बातें भी करते थे। नानी के ऊपर भी कोई ऐसा ख़ास ही करम था इस मखलूक का। वक्त गुजरा तो मामू ने फिर एतराज़ उठा लिया कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसने कौन से तीर मारने आगे चल के या क्या करना है, ये तो वैसे ही मनहूस है, इसको निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया जाए। नानी ने बहुत लड़ाई की लेकिन आखिर हिम्मत हार गई और सहरज को यूं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वो इंग्लिश मीडियम को छोड़ के अब सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। अभी तक उसको रात को वो सपने आते थे, वो पायल की आवाज़, वो रोने की आवाज़, वो घुंघरुओं की आवाज़, वो हंसने की आवाज़ अभी भी उसको सुनाई देता था। वक्त गुजरता रहा, स्कूल के अंदर पढ़ती रही कि वहीं पे वक्त गुजरते गुजरते कभी बाप ने और माँ ने दोबारा उसका नहीं पूछा था। हाँ, ये ज़रूर हुआ, माँ जिस गांव में जाके जिस उस मकान में रहती थी जहाँ से सहरज डरी थी, वो लोग तो शुरू में मारना शुरू कर देता था बाप। जब वो बताती थी यहाँ कोई है, कोई औरत है, कोई चलती है, कोई फिरती है, कोई बच्चा रोता है, तो वो उसको जहाँ पे मारता था। और वो बच्ची जब वहाँ पे छोड़ के आ गई तो कुछ अरसे बाद जब उनको भी क्लियर उस मखलूक ने जो उस जगह पे बसेरा रखती थी, उन मियाँ बीवी को भी उसने महसूस कराना शुरू कर दिया कि हाँ, यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। अब उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात होने शुरू हो गए। पहले तो एक बच्ची के साथ हो रहे थे तो वो बच्ची को मारना शुरू कर देते कि ये बहाने मार रही है, डर रही है। जब उन दोनों मियाँ बीवी के साथ भी वही वाक़यात होने शुरू हो गए तो उन दोनों ने फैसला किया कि भागो, उसी गली में जहाँ पे वो पहले शख्स रहता था वहीं चल के घर के करीब मकान किराए पे लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। उस जिन्नात के खौफ से उन्होंने मकान छोड़ा और सहरज की माँ ने, जहाँ पहले उसका शौहर उसी गली में रहता था, उसके साथ ही उसने मकान ले लिया। सहरज की ख्वाहिश थी कि माँ से मिले, लेकिन माँ को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था सहरज में मिलने के लिए। माँ की ममता ने कभी नहीं चाहा कि वो अपनी बेटी से मिले। हाँ, वो अपनी नानी से कहती कि अम्मी को घर बुला लें, अम्मी के साथ सुलह कर लें, अम्मी को यहाँ पे आने दिया करें, लेकिन वो लोग भी अपनी बात पे अड़ रहे, नहीं, हमने उसको यहाँ नहीं आने देना। वक्त गुजरता रहा, वो भी माँ से मिले बगैर माँ की ममता के लिए तड़पती रही नानी के साथ उसी घर में, उसी हवेली में मुलाजमों से भी बदतर रवैये के साथ पलती रही। यहाँ तक कि जब वो 16 साल की हुई तो उसकी तालीम छुड़वा दी गई। वहीं पे सहरज ने फैसला किया कि मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए, कल को मेरे ही काम आएगा। अगर मैंने हुनर ना सीखा, इनका जो रवैया है, मैं क्या करूँगी। मामू का पार्लर था, ब्यूटी पार्लर, तो उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना शुरू कर दिया, ब्यूटी पार्लर सीखना शुरू कर दिया। मोबाइल का दौर आ चुका था, सबके हाथ में मोबाइल थे, उसने भी पैसे जमा किए और उसने कहा मुझे भी अपने लिए एक मोबाइल लेना चाहिए। और ये वो दिन था जो उसकी ज़िंदगी का फिर एक नया मोड़ आने जा रहा था। मोबाइल की सूरत में वो एक मार्केट पहुंची, मार्केट ना सिर्फ पहुंची बल्कि एक शॉपकीपर को उसने मोबाइल के लिए कहा। समी नाम के उस लड़के ने उसको बहुत सारे मोबाइल दिखाए और उसमें से एक मोबाइल उसने उससे ख़रीद लिया और उसने कहा कि मुझे अभी इस्तेमाल करना नहीं आता, कुछ पूछना होगा या ये करना होगा। तो समी ने कहा मेरे इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो लड़की जो कभी किससे मिलती नहीं थी, कभी कुछ किसकी कोई सहेली दोस्त कुछ भी नहीं था, कज़न तक उससे बोलती नहीं थी, माँ बाप तो वैसे ही नहीं थे, होते हुए नहीं थे, सिर्फ एक नानी थी। नानी बेचारा सादगी, उसको मोबाइल इन चीज़ों का क्या पता। जब वो मोबाइल लेके आई तो छुप के लेके आई। अब वो किसी को दिखा के पूछ भी नहीं सकती थी इसको चलाते कैसे हैं, क्या करते हैं। कुछ भी पूछना होता तो वो समी को कॉल करती और उससे मोबाइल के बारे में पूछती। समी से बात करते करते उसको पता ही ना चला कि बात तो मोबाइल की सेटिंग से शुरू हुई थी कि ये कैसे चलाते हैं, ये कैसे करते हैं। वहीं पे ही सेटिंग बताते बताते वो ज़िंदगी की दुखड़े भी उसके साथ शेयर करने लगी। शायद समी भी एक नौजवान लड़का था, उसकी भी किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं हुई थी, और सहरज भी एक ऐसी लड़की थी जो प्यार की प्यासी थी, दुखी थी,
कोई उसके साथ प्यार करने वाला, उसकी बातों को समझने वाला, उसका एहसास करने वाला, उसकी इज्जत करने वाला नहीं था। वहीं पे जब समी ने उसको रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, बातें की, तो वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि दोनों को समझ ना आई कि फ़ोन पे बातें करते करते दोनों के बीच में प्यार हो गया। सहरिश को खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, सिर्फ इतना पता था कि उस समी ने उसको बहुत प्यार दिया है, वो बहुत उसका ख्याल रखता है। वो सिर्फ उससे पूछता था खाना खा लिया है, तबीयत ठीक है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, जिसकी उसको ख्वाहिश थी। माँ बाप हमेशा औलाद पे यही फोकस करते हैं, मेरी बेटी ठीक है, खा लिया है, सो लिया, काम कर लिया, हर चीज़ का जो ख्याल रखते थे वो सिर्फ समी उसका ख्याल रखता था और कोई भी नानी के सिवा उसका ख्याल नहीं रखता था। नानी खुद भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो जिस हद तक ख्याल रख सकती वो रखती, वरना समी ने ये अपने ज़िम्मे ले लिया था उसका ख्याल रखना। वो बहुत खुश थी, कोई तो ऐसा है उसकी ज़िंदगी में जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, जो मोहब्बत में बदल चुका था, मोबाइल छुप के बातें होती थी, आखिर एक दिन तो ऐसा आना था कि मोबाइल पकड़ा जाना था। ऐसा ही हुआ कि घर वालों को जब मोबाइल का पता लगा तो वहीं पे ये कैसे हो सकता था कि वहीं पे छोड़ दिया जाता। वहाँ पे तमाशा खड़ा हो गया कि ये क्या चक्कर है। तो वहीं पे उसने भी फैसला कर दिया, मैंने शादी करनी है तो समी से करनी है। आप लोगों ने भी मेरी शादी तो करनी ही है ना, तो आप लोग मेरी समी से शादी कर लें, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ रह लूँगी। ये बात समी के कानों तक पहुँची। उसने उसको समी को भी बताया कि मेरे घर वालों को पता लग चुका हुआ है, वो शादी की बातें करने लगे हैं, तुम इस मौके पे मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो समी ने कहा, मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देता हूँ। समी के घर वाले समी के कहने पे रिश्ते के लिए जब इस बड़े से महल नुमा घर में आए और उन्हें शानो शौकत देखी, नौकर चाकर देखे, सब कुछ देखा, तो वो खुद ही इस रिश्ते को रिजेक्ट करके, इस रिश्ते से इनकार करके चले गए कि इतने अमीर लोगों में हम शादी नहीं कर सकते, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, और जो इतने अमीर घरों में रहने वाली लड़की है वो तो हमारे बेटे को अपना ही बना के रखेगी, हमसे तो मिलने भी नहीं देगी, और हम लोग वैसे भी इतने लेवल के लोग नहीं है कि इतने बड़े अमीर लोगों के साथ शादी कर सके। वो उसको रिजेक्ट करके चले गए। सहरिश के नाना नानी सारे घर वालों ने कहा, वो तो इनकार करके चले गए हैं, अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, क्या करना है। तो उसने समी से बात की और समी ने कहा, मैं तैयार हूं, मैंने तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो उसने भी घर वालों को फैसला सुना दिया, शादी करनी है तो समी से, वरना शादी नहीं करनी मैंने। तो घर वालों ने कहा, ठीक है, हमारी भी एक शर्त है। उस लड़के को उससे कहो आए वो इस घर में, और जिस कपड़े में तुम मौजूद हो इसी कपड़े में ही वो तुम्हें निकाह करे और ब्याह करके इस घर से ले जाए, और उसके बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसने कहा, मुझे कबूल है। समी उसकी बैक पे खड़ा था और उसको इज्जत प्यार जो दे रहा था वो बनावटी नहीं था, वो सच्चा था। उसने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सादा कपड़ों में, जिन कपड़ों में तुम हो इसी कपड़ों में मैं निकाह करके तुम्हें ले जाता हूं। और ऐसा ही हुआ। समी आया, उसके सादगी के साथ निकाह पढ़ाया गया, और जिस शलवार कमीज में सहरिश थी उसी शलवार कमीज में उसको उस घर से रुखसत कर दिया गया। एक बर्तन, एक कंबल, एक जूती का जोड़ा तक नहीं दिया गया। जो जूती उसने चप्पलें पहनी हुई थी वही चप्पलें, जो शलवार कमीज पुरानी मैली पहनी हुई थी वही पहने हुए उस घर से रुखसत हो गई। समी जिस जगह पे रहता था ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके नीचे दुकानें बनी हुई थी, ऊपर चढ़ते ही 3 कमरे थे और उसके ऊपर कुछ और कमरे थे। उसने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था जिसका किराया 1000 रुपया था। जब उस घर के अंदर पहुंची तो उसको उस कमरे में जब समी लेके गया जहां पे वो अकेला रहता था, तो वहां पे उसको इतनी खुशी थी कि आज वो अपने घर में ब्याह के आ गई है। खाली हाथ आई थी, उस घर में कुछ भी बर्तन कुछ भी नहीं था, क्योंकि समी भी कुंवारा था, छड़ा था, तो वो बाहर होटल से खाता आके सो जाता, घर में कोई बर्तन तक नहीं था। और जब वो अपनी दुल्हन को लेके आया उस घर में, तो वो बाहर से सालन लेके आता, वहीं पे ही उसी शापर के अंदर दोनों मियाँ बीवी कुछ अरसा 3-4 दिन वो कहते हैं हम उसी शापर में जिसमें वो खाना लेके आता, उसी शापर में ही बैठ के हम खाना खाते, हमारे घर में एक प्लेट भी नहीं थी।
ना मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिया था, ना समी ने कभी कुछ खरीदा था। 3-4 दिन हमने इस तरह गुजारे। उसके बाद फिर मैं मार्केट गई और थोड़े से बर्तन ले आई, 2-3 प्लेटें कि हम बैठ के खाना खा सकें। कभी मुझे पकाया नहीं था, मुझे पकाना नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख गई। लेकिन इस फ्लैट के बारे में एक बात जो उसके कानों तक पहुंची वो ये थी कि इस जगह पे जलेबी नाम का एक हिंदू लड़का रहता था। उसकी इस घर के अंदर मौत वाक़ हुई थी, इसी कमरे के अंदर जिस कमरे में ये रह रही थी। हुआ ये था कि वो एक रात को सोया तो सुबह वो सोता ही रहा। साथ वालों ने समझा थका हुआ है, सो रहा है, इसको सोने ही दो। तो वो 3 दिन तक लगातार वहीं पे सोता रहा और लोगों ने भी उसको पास नहीं गए, उसको जगाया नहीं कि कोई उसका मिलने वाला था नहीं। तो चौथे दिन पता लगा कि उसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसको मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। और जब दरवाजे को तोड़ा गया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसके बाद से ये वाली जो बिल्डिंग थी ये हॉन्टेड मशहूर हो गई थी। मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ आवाज़ों का आना, कोई साया नज़र आना, कुछ ना कुछ क्लियर नज़र आता था। तो दिन को भी अंधेरा फैला रहता था, लोग यहाँ पे नहीं आते थे। लेकिन वो इतनी बहादुर हो चुकी थी कि वो इस फ्लैट में रात को भी अक्सर अगर शौहर देर से आता तो वो अकेली रहती। हाँ, जिस दिन उसका निकाह हुआ था वो लड़का जो सेल्समैन था मोबाइलों की शॉप पे, उसी दिन जिस दिन उसका निकाह किया गया तो उसने बीवी को खुशखबरी सुनाई कि आज मुझे एक और दुकान पे उससे भी अच्छी नौकरी मिल गई है जिस तरह मैं पहले कर रहा था। तो निकाह होते ही एक पहली खुशी की खबर जो मिली थी कि उसको बेहतर अब नौकरी मिल गई है एक दुकान पे। वो दोनों उस घर में वक्त, उस कमरे में वक्त गुजारते रहे। हाँ, वो बहुत हॉन्टेड था, लोग बहुत डरते थे, लेकिन वाहिद वो थी जो नहीं डरती थी। बल्कि वो कहती है कि अक्सर रात के टाइम जब लाइट चली जाती थी तो मैं मोमबत्ती भी नहीं जलाती थी, घुप अंधेरे में बैठी रहती थी। शायद नानी के साथ रहते हुए मेरा सारा डर खौफ ख़त्म हो गया था, क्योंकि नाना के साथ भी इस तरह का सिलसिला था इन मखलूक़ात का और नानी के साथ भी था, जिसकी वजह से मैं बहुत बहादुर हो गई थी। वक्त गुजरा, उसको पता लगा कि उसके यहाँ खुशखबरी है, वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश थी। उस कमरे में रहते हुए कभी उसने कुछ महसूस नहीं किया था। लोग ज़रूर डरते थे, बहुत कुछ महसूस कर चुके थे, लोगों को पता लगा था, लेकिन उसको अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। एक रात वो शौहर के इंतज़ार करने के लिए लेटी हुई थी कि उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गजरे की खुशबू आई, जिस तरह गजरे के फूल होते हैं। उस कमरे में जहाँ पे वो अकेली थी हर तरफ गजरे के फूलों की खुशबू फैल गई और वह हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू कि वो पहले उसने कभी इस तरह की खुशबू नहीं सूंघी थी। शौहर आया, थका हुआ था, सो गया। और अगली रात जब शौहर जल्दी आया तो उसने बताया कि कल रात मैंने इस कमरे में गजरे के फूलों की एक ज़बरदस्त खुशबू सूंघी है। शौहर भी हैरान हुआ कि अच्छा, तुमने भी खुशबू सूंघ ली, लोग तो इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, चलो आज तुम्हें भी अंदाज़ा हो गया। वो कहती है वो रात या मैंने शौहर को बताया मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, और अचानक से ऐसी ख़राब हुई कि जो मैं माँ बनने वाली थी, 7 महीने के मेरे पेट में बच्चा था, फौरी तौर पे मुझे हस्पताल लेके गए और वहाँ पे ये हुआ कि मेरा पेट में जो बच्चा था वो ख़त्म हो गया। वो शायद वो खुशबू वाली बात ऐसी थी जो मैंने जैसे ही शौहर को बताई कि उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं माँ बनने से रह गई, मेरा बच्चा ज़ाय हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। वक्त थोड़ा सा और गुजरा, रहते रहे, फिर मुझे उस घर से वहशत सी होने लगी। वो कहती हैं इस तरह की वहशत सी होने लगी
कि मेरा दिल उचाट हो गया। अब मुझे वहाँ को रहने को दिल नहीं करता था। मैंने कुछ क्लियर महसूस तो नहीं किया था, लेकिन मुझे अब लगना शुरू हो गया था, हाँ यहाँ पे कुछ है, बहुत बुरा है, अजीब सा है, लोग सच कहते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा हमें इस कमरे को छोड़ना है, मैं एक और कमरा ढूंढना शुरू करती हूँ, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। शौहर ने कहा अच्छा देखेंगे। वो कहती है मैं उठी और मैंने कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते 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 एक कमरा 1200 रुपये में मुझे मिल गया और मैंने शौहर से कहा मैंने कमरा ढूंढ लिया, हम ये कमरा छोड़ रहे हैं, 1200 रुपये के कमरे पे शिफ्ट हो रहे हैं। शौहर ने कहा क्या हो गया है तुम्हें, मैं 1000 रुपया मुश्किल से किराया देता हूं, तुम 1200 रुपये की बात करी हो, मैं 1200 रुपये कहां से दूंगा। उसने कहा अल्लाह मालिक है, मैं कह रही हूं ना हो जाएगा, छोड़ो इस बात को, बस हम शिफ्ट होते हैं। उसने जैसे कैसे शौहर को, समी को राजी किया और वो उस 1200 वाले कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में बारे में एक बात उनको हमसायों ने जो बताई, उन्होंने कहा यहाँ पे एक अच्छी मखलूक रहती है, बस एक काम करना, इस कमरे की सफाई करके रहना, इस कमरे को कभी गंदा ना रहना, यहाँ पे कोई अच्छी मखलूक है। वो लड़की जिसने जिंदगी एक अजीब सी गुजारी थी, तानों भरी जिंदगी गुजारी थी, अमीर घर की औलाद होके यूं पली थी जैसे कोई यतीम बच्ची पलती है। मां ने मुड़ के कभी नहीं देखा। अब उस मां के दूसरे शौहर से 3 बेटियां, 1 बेटा हो चुका था। बाप उसने भी दूसरी शादी कर ली थी, जब उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो उसने भी दूसरी शादी कर ली, उसके यहाँ भी 1 बेटी और 1 बेटा हो चुका था। और जब वो नानी के घर में रही, ना मुड़ के बाप ने देखा और ना कभी मां ने उसका पूछा। रहमो करम पे थी तो सिर्फ नानी के, और सबके ताने, बुरे रवैये, मनहूस मनहूस और बुरी 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 लफ्ज वो सुनती थी। शादी भी एक गरीब घर में हुई तो एक कमरा जो 1000 रुपये किराए वाला था वहां पे रह रही थी। किसी ने कभी मिलने की कोशिश नहीं की, उनने तो भेजा इस शर्त पे था कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो थी, हिम्मत किए हुए थी, वो सरवाइव कर रही थी। 1200 वाले कमरे में आ गए तो कहती है मुझे पहले से ही दिन से ही मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया। वैसे भी मुझे जो मेरी नानी ने सिखाया था वो यही साफ सुथराई थी, सो मैंने अपने कमरे की हमेशा सफाई करके रखती। एक रात ऐसा हुआ कि मैंने गंद इकट्ठा किया लेकिन उठा के बाहर फेंकना भूल गई और कोने पे रख दिया। तो वहीं पे उसी रात एक क्लियर आवाज़ जो मैंने सुनी वो ये थी कि इस कमरे में हम भी रहते हैं और इस कमरे में हम इबादत करते हैं, ये हमारी इबादत गाह है, यही हमारी रिहाइश गाह भी है। तुम हमेशा सफाई करके रखती हो लेकिन आज तुमने वहां से गंद उठा के बाहर नहीं फेंका, तो इसलिए हम कह रहे हैं फौरी तौर पे उठो और उस गंद को बाहर फेंक दो। वो जैसे ही उसने वो पैगाम सुना, वो उसी कमरे में से जो उसको आवाज़ आ रही थी, वो कहती है मैंने आवाज़ सुनी और फौरी तौर पे भागी। वो मैंने कूड़ा करकट उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया। अपने शौहर के भी कान में डाल दी, यहाँ पे नेक चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे वो इबादत करती हैं, कभी यहाँ पे गंद नहीं फेंकना, सफाई रखनी, और हमेशा सफाई ही रखती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शौहर मेरे कहने के बावजूद भी कूड़ा जमा हुआ और उन्हें साइड पे फेंक दिया। मैं कहती भी रही, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, और कूड़ा फेंक के वो लेट गया। अभी उसको नींद नहीं आई थी, सिर्फ उसने आंखें बंद की थी, लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि उस नेक हस्ती ने जो उस कमरे में मौजूद थी उसको इस तरह जकड़ लिया कि ना वो बोल पा रहा था, ना उसकी ज़बान हिल पा रही थी, ना वो अपने बाजू हिला पा रहा था, ना अपनी टांगें हिला पा रहा था, ना वो उठ के बैठ पा रहा था, ना वो चीख पा रहा था। कोई चीज़ उसके सीने पे चढ़ के बैठी हुई थी जिसने उसको जकड़ा हुआ था। काफ़ी देर वो ऐसी कंडीशन में रहा, कोशिश करता रहा हिलने की, चीख मारने की, और काफ़ी देर तक जब वो नहीं हिल सका तो आखिर उस मखलूक ने उसको जैसे ही छोड़ा तो वो एकदम चीख मार के उठ के बैठ गया। बीवी भी जल्दी से डरी और उठी और पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा मेरी ये हालत हो गई थी, मेरी जो मखलूक ने इस तरह जकड़ लिया था। तो बीवी ने कहा उठो, सबसे पहले उस कूड़े को उठाओ और बाहर फेंको। और उसने कूड़ा उठाया और उसके बाद बाहर फेंक दिया। उन्हीं दिनों में दोबारा से मां बनने की खुशखबरी सुनाई समी को। वो बहुत खुश था, वो बाप बनने वाला था। कि वहीं पे समी का एक दिन दोस्त समी के साथ आया, तो उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा भाभी आपके साथ बहुत मसला चल रहा है, आपका रंग
पीला स्याह हो चुका है। और उसने भी शीशे में देखा तो वाकई वो सही कह रहा था, उसका रंग पीला स्याह हो गया था। वो गोरी चिट्टी थी, एक अच्छे खानदान की खाती पीती लड़की थी, वो तो हालात ने उसको इस तरह कर रखा था। लेकिन आज उसने जब अपने आप को देखा तो उसका रंग वाकई बहुत ही पीला हो चुका था। उसने कहा, भाभी आपका उतारा करना होगा, अगर उतारा ना किया तो आपके लिए बहुत खौफनाक होगा। उसने कहा, भाई इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, अपने घर में से कोई एक सब्ज कलर का लीमू और छुरी लेके आए। वो लीमू और छुरी लेके आई, वो लीमू पे कुछ पड़ता रहा, उसके बाद उसके ऊपर से घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा। उसके बाद जब उसने उस लीमू को उस छुरी से काटा तो अंदर से काला स्याह हो चुका था। उसने कहा, देखा आपने अपनी आंखों से, ये आपका उतारा हुआ है। और एक उसके पास तावीज़ था, उसके पास शायद कोई चीज़ें थीं, वो हिंदू था। अमावस की रात में, सारे साल में वो कहती है वो एक रात के लिए आती है, अमावस की रात, जिसमें ये तावीज़ बनता है। वैसे शायद ज़्यादा आती हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अमावस की रात के बारे में मैंने किससे कहानियाँ सुनी है, लेकिन किसी के पास अगर अमावस की रात की कहानी है तो मेरी ख्वाहिश भी है इसको ज़रूर सेंड करें। इसको मैं खुद भी सुनना चाहूँगा और इसको सुनाऊँगा भी सही, अमावस की रात के बारे में। तो उसने अमावस की रात में एक तावीज़ बनाया था। वो तावीज़ कहते मेरे बाजू में, हाथ में बांध दिया और कहा, इसको उतारना नहीं है जब तक मैं कहूँ ना। जब इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि पूरे साल में एक बनता है, तो मैं खुद आपसे ले जाऊँगा, अभी आप इसको बांध के रखें। उन दिनों में वो माँ बनने वाली थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि या माँ बच सकती है या बच्ची बच सकती है, दोनों को बचाना नामुमकिन है। ये उस वक्त की बात है जब अभी उतारा नहीं हुआ था। लेकिन वो कहती है जब मेरा उतारा हो गया तो उसके बाद मैंने खुद से भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने फिर से यकीन बना लिया कि मेरा सब कुछ नॉर्मल होगा, मेरी बच्ची भी बच जाएगी, मैं माँ भी बन जाऊंगी, मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे होने वाले बेटा या बेटी जो भी उसको भी कुछ नहीं होगा। वो कहती रही, मैं इतना लगातार पढ़ती रही और जब मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी इस बात पे हैरान थे कि ये कैसे ठीक हो गया। जब हमने इसका चेकअप किया था उन्होंने कोई बताया है ये था और उस वजह से उन्होंने कहा था इनकी तो बच्ची अब बचेगी या माँ बचेगी, एक को बचाया जा सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, मदर भाई, वो मैंने इतना पढ़ाई की थी यकीन कामिल के साथ कि वो बीमारी मेरी ठीक हो गई थी। और फिर मेरे यहाँ अफशां की, मेरी बेटी की वलादत हुई। मेरे यहाँ मेरी बेटी अफशां पैदा हुई। मेरी ख्वाहिश थी, मैं शौहर को कहती थी मुझे बेड चाहिए, मैं नीचे ज़मीन पे सोती हूँ, तो मुझे शौहर कहता मैं आपको बेड भी लेके दूंगा। और मैं उसको कहती हाँ हम ज़रूर लेंगे, मुझे अलमारी चाहिए, मुझे सिंगार मेज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मैं उसको खुद फिर आगे से कहती हाँ हम लेंगे, तुम टेंशन ना लो। शौहर मुझे कहता हम लेंगे, तो कहती मैं उसको हौसला देती यकीन कामिल के साथ, एक दिन हम ज़रूर लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। अफशां जैसे ही आई, वहीं पे शौहर को भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिलती जा रही थी, उसके हालात बेहतर होते जा रहे थे। तो उन्हीं दिनों पता लगा बाप उसकी जायदाद का बंटवारा हो रहा है। वही बाप, जब सहरिश की मां ने तलाक मांगी थी तो उसने तलाक तो दे दी थी लेकिन अपनी बेटी नहीं ली थी और बेटी की तरफ मुड़ के भी कभी नहीं देखा था। लेकिन थी तो वो उसकी बेटी कानूनी तौर पे। आज जब उसकी जायदाद का बंटवारा हो रहा था तो उसमें वो हिस्सेदार थी। तो उसकी फुफियों ने, सब ने मिलकर कहा कि तुम हिस्सा ले सकती हो, बहुत बड़ी जायदाद है, अमीर कबीर हो जाओगी, इस जायदाद में से हिस्सा लो, तुम्हारा हक है, तुम ले सकती हो तो तुम्हें फौरन मिल जाएगी। उसने कहा जिस चीज को मैं तरसती रही वो प्यार था, इस जायदाद को मैंने क्या करना है। प्यार तो वो मुझे कभी दे नहीं सके तो मैं जायदाद लेके क्या करूंगी, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। सबके बेइंतहा कहने के बावजूद उसने जायदाद नहीं ली। उसके शौहर के जो घर के पीछे, यहां तो किराए पे रह रहा था, पीछे जो घर था वो बिका तो वहीं पे हिस्से आए, तो उसके हिस्से में भी कुछ रकम आई। तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रकम को बिल्डिंग जो बनाते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वहां से उसको प्रॉफिट हुआ। फिर उस प्रॉफिट वाली रकम के साथ भी उसने नया मकान दोस्तों के साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी का ही यही काम करना शुरू कर दिया। वो बिल्डर्स बन गया, मकान बनाते और बेच देते, मकान बनाते और बेच देते। शुरू में उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा था और उसके घर में
आहिस्ता आहिस्ता पैसा आना शुरू हो गया। वो बीवी जो मुसलसल कहती थी आएगा एक दिन, ये भी आएगा एक दिन, ये भी आएगा एक दिन, ये भी आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उस घर में पहले उसका बेड भी आया, सिंगार मेज भी आई, उसकी वो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती गई कि यहाँ तक के शौहर अब अकेला से खुद से बिल्डर्स बन चुका था। मकान बनाता, मकान बना के बेच देता, प्लाट खरीदता, उस पर मकान खड़ा करता, उसको बेच देता, प्रॉफिट लेता, यहाँ तक कि अब वो अपने मकान की मालिक बन गई। उसका यकीन कामिल इतना पुख्ता रहा, इतना पुख्ता रहा, वो शौहर का इस तरह बाजू बन के बैठी रही कि उसका अपना घर की हर ज़रूरत की चीज़ भी उसके पास आ गई। यहाँ तक कि घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ चाहिए था वो उसका सब का सब बन गया। हाँ, शौहर समी जब कभी उसके साथ हैंकी भैंकी करने की कोशिश करता, बीवी से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता, बीवी के साथ चीटिंग करने की कोशिश करता, तो उसके साथ शदीद बुरा हो जाता और वो बीवी के आके कह देता, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है, मुझे पता है जब भी तुम मेरे साथ मुखलिस नहीं रहोगे तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, बुरा हुआ है ना? तो कहता हाँ। और वो जब माफ़ी मांगता, वो उसको माफ़ कर देती तो उसके साथ फिर अच्छा होना शुरू हो जाता। और फिर जब तक वो बीवी के साथ अच्छा रहता तो अच्छा होता रहता। फिर जब वो बीवी के साथ फिर कभी वो गलत करता या चीटिंग करता तो फिर उसके साथ नुकसान हो जाता और वो बीवी से माफ़ी मांगता। उसको एक बात समझ लग गई थी कि बीवी के साथ जब भी मैं बुरा होऊंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो बीवी के साथ फिर दोबारा समी कभी बुरा नहीं हुआ। उसका वो तमाम फुफ्फियां, नानी, वो सब महल के लोग, वो उसका बाप, आज बाप वो कहती हैं बुजुर्ग हो चुका है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, आज वो पैगाम भिजवाता है कि मेरी बेटी सहरज को कहो कि आके मुझसे मिल जाए। तो कहती है ये सोच के कि बाप है, उसने अच्छा नहीं किया तो मुझे तो अच्छा करना चाहिए, तो मैं गई हूं उनके पास। वो बहुत कुछ कहता रहा लेकिन मैं चुप करके सुनती रही। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियां हुई, मुझे गुनाह हुई। मैंने भी आगे से जब उनसे बात सुन रहा था मैंने कहा अब तो कहना है, पाँव जमे, जब कब्र में पाँव चले जाते हैं ना इंसान को सारी बातें याद आ जाती हैं। अब तो वो कहेंगे, जब वक्त था उन्होंने कभी बेटी को याद नहीं किया। आज वो कहती है कि मेरी जो वो नानी का घर है जहां पे मेरी फुफ्फियां, मेरे मामू सारे रहते हैं, उन सब से मैं ज्यादा अमीर हूं, उनसे ज्यादा अच्छा घर है मेरा, उनसे ज्यादा अच्छी बैंक बैलेंस, ये वो सब कुछ है मेरे पास। यहां तक कि मेरे मामू भी मेरे शौहर के पास आते हैं कि हमें घर बना के दो। आज मां को भी मिलने की ख्वाहिश है, आज बाप को भी मिलने की ख्वाहिश है। आज मेरे ननियाल ददियाल सारे मेरे बगैर कोई फैसला नहीं करते जब तक मैं बीच में शामिल ना हूं, मेरा नाम लेके कहते हैं वो होगी तो ये मसला हल होगा, वो होगी तो ये मसला हल होगा। ये वही सहरज थी जिसको पूछता तक कोई नहीं था, ना ननियाल ने पूछा ना ददियाल ने पूछा, जिसने रो रो के वक्त गुजारा। मैंने बहुत सारी बीच में से बातें स्किप कर दी होंगी लेकिन उन्होंने तो तफसील से बताई कितना बुरा उस लड़की ने वक्त गुजारा। हाँ, फिर मैंने अभी उनकी तस्वीर देखी है, उनके साथ हैं चीजें, और उनकी नाना, उनकी नानी, और उसके बाद उनके अंदर शिफ्ट हो गई हैं चीजें, वहीं से चली आ रही हैं, उनके साथ हैं चीजें। उन चीजों ने उनकी हिफाजत भी की है, उनके साथ बुरी चीजें भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन उनका जो यकीन कामिल था, उस यकीन कामिल की वजह से उन्होंने बुरी चीज़ों को दूर भगा दिया और अच्छी चीज़ों को अपने करीब रखा। अगर उनका यकीन कामिल मजबूत ना होता तो उनके साथ बुरा होता जाता, बहुत बुरा हो जाता। यकीन मानिए, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है आप सोच नहीं सकते, लेकिन अच्छी चीज़ें भी थी। और उनका जो यकीन कामिल था, यानी कि टास्क रखा था उन्होंने, मैं ये हासिल करके रहूँगी, जो मैं आपको समझाता होता हूँ, उन्होंने वो टास्क रखा और सब कुछ हासिल कर लिया। सब कुछ जिसकी उनको फ़ख्र था उनके बाप को, उनके ननियाल को, कि हमारे पास ये कुछ है, आज वो सब कुछ उनके पास है। उन्हें टारगेट बनाया था और टारगेट को अचीव कर लिया, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, अपनी विल पावर से, अपनी पढ़ाई से, अपने यकीन कामिल से। आज सब उनके दीवाने हैं। वो कहती है कोई भी त्यौहार, कोई भी ईद, कोई भी इवेंट मेरा उदास इसलिए गुजरता है, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप का प्यार नहीं है। मैंने आज ये कहानी क्यों सुनाई है आपको? मैं भी उन किरदारों में से एक किरदार हूं। 25 साल हो गया मेरा बाप मुझसे नहीं मिला। मेरे सौतेले भाई उसको इसलिए नहीं मिलने देते कि अब बाप से मिलेगा तो शायद जायदाद ना मांग ले। मैं जब कभी भी वहां जाता हूं तो आज ये ब्लैक ग्लासेस शायद मेरी आंखों को छुपा जाए, मेरी आंखों से जो
पानी निकलेगा, वो छुपा जाएंगी आंखें, मिलने नहीं देते कहीं ये जायदाद ना मांग ले। सब कुछ पे कब्जा उन्होंने किया हुआ है, सब कुछ उनके पास है, कारोबार, ज़मीनें, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है, सब कुछ उनके पास है। मेरे पास यही है, मैं अपनी स्ट्रगल करके खुद कमाता हूँ। सोने का चम्मच लेके मैं पैदा हुआ था, लेकिन जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मेरे बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद मेरा बाप नहीं रहा। आपने सौतेली माँ का जो इस कहानी में सुना है, इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ, इससे भी ज़्यादा बुरा किया मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ। लेकिन मेरा यकीन कामिल था, मैंने सरवाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ, बल्कि उस हाथ, अरबों खरबों दफ़ा शुक्र है उस मालिक का, लेने वाला हाथ नहीं हूँ। जितनी ताकत भी है, ज़्यादा नहीं हूँ, गरीब सा बंदा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है हर महीने देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, लेने वालों में से नहीं हूँ, देने वाले में से हूँ। अल्लाह की ज़ात का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ। जितना भी है मेरे पास मैं हर महीने देता हूँ, खर्चे उठाए हुए हैं, लेकिन यकीन कामिल था, उस यकीन कामिल पे चल रहा हूँ। जितनी मैंने भी तकलीफ़ें देखी हैं, मेरी भी मन्नतें मुरादें की गई थी। मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं अपनी माँ बाप की शादी के 12 साल बाद पैदा हुआ था। और जब मेरी पैदाइश हुई थी, पूरे शहर को, मेरे दादा उस वक्त के सबसे अमीर बंदे थे, जो जानते हैं लोग मेरे बैकग्राउंड को, मेरे उस्ताद भी आज कहते हैं, सारे शहर को बुला के देगें पकाई गई थी। और जब माँ मरी थी तो मैंने इतना तल्ख टाइम देखा, इतना तल्ख टाइम देखा, आप लोग सोच नहीं सकते। कई दफ़ा ज़िंदगी से नाउम्मीद हुआ और ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसा वक्त उस सौतेली माँ ने मेरे ऊपर लाया, और ख़ुद अपने भाई को, जो मेरा सौतेला मामू बनता है, उसको कहा इस बच्चे को पानी में फेंक के आओ। तो मुझे बताया जाता है उन्होंने उठा के मुझे नहर में फेंक दिया था। मैं डूब रहा था कि मामू मेरे बने हुए हैं, उन्होंने आके कहा था, और वो कह रहे नहीं मुझे तैरना नहीं आता, गिर गया है मुझसे, और मैं डूब रहा था, उन्होंने बचाया था। खैर इस तरह की बहुत सारी बातें। ये कहानी क्यों सुनाई इस बहन की, मेरी इससे अपनी मैं सुनानी बैठ जाऊँ, आप लोगों को ज़्यादा वो हो जाएगा। यकीन कामिल आपको एंड तक पहुँचा देता है, यकीन कामिल आपको सब करा देता है। इनके अंदर जो यकीन कामिल था ना, इस यकीन कामिल की वजह से उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। मेरे यकीन कामिल ने मुझे वो प्यार दिया है जो आप लोगों की सूरत में है। मेरा कुल सरमाया, खुदा की कसम, आप लोग हैं। दौलत नहीं है मेरे पास इतनी, मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, सब कुछ, लेकिन जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, जितना रिस्पेक्ट आप लोग मेरी करते हैं, जहाँ मिलते हैं, जिस अंदाज में लोग मुझसे मिलते हैं और प्यार देते हैं, शायद बड़े बड़े स्टार को ना देते हैं, स्टार हैं, कहते होगा यार स्टार है, हम इसके फ़ैन हैं, लेकिन मेरे से मिलने का जो अंदाज़ होता है वो इतना मोहब्बत भरा होता है, उसमें इतना प्यार होता है, ये भी किसी किसी के हिस्से में आता है। खैर मैं उनकी आवाज़ सुनाऊँगा और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज अजीब सी कहानी सुना बैठा हूँ, आप लोग भी कहेंगे मेरी बहन की कहानी थी, उनकी ख्वाहिश थी कि इसको मैं सुनाऊं, तो मैंने सुना दिया। उन्होंने मैसेज किया दिया, यकीन कामिल का मैसेज दिया है, और वही बात, यकीन कामिल से उन्होंने सब कुछ हासिल किया। आज भी उनके साथ एनर्जी और सारी, उन्होंने अपनी डिटेल दोबारा भेजी। अभी भी मेरी बहन आपके साथ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको अभी कॉल करके, अभी तो नहीं, अब लेट हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ हैं, चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन आपकी विल पावर ने, आपके टास्क ने, आपके उस टारगेट ने जो आपने रखा था, ये मैं करके दिखाऊंगी, आपने सब कुछ अचीव किया, अब आगे भी कर सकती हैं अपने यकीन कामिल की वजह से। मैं जी आपसे इजाज़त चाहूँगा, आखिर में इनका मैसेज प्ले कर देता हूँ, आप इनका मैसेज सुनिए, और आप हेल्प करना चाहते हैं सैलाब ज़दगान की तो ज़रूर हेल्प कीजिए मेरे नाम पे। आप बाहर मुल्क में हैं तो मज़हर मलिक के नाम पे आप वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनीग्राम हो गया, एक्सप्रेस मनी है, जितनी भी कोई सर्विसेज हैं जो आप जानते हैं उससे आप भेज सकते हैं। मेरे अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट में भी आप भेज सकते हैं। नाम मेरा है मज़हर मलिक, MAZHAR मज़हर, MALIK मज़हर मलिक, और सिटी है लाहौर पाकिस्तान, और मोबाइल नंबर है +923136655500। इस पर आप भेज सकते हैं, और इसी नंबर पे ही मेरा जायज़ कैश है 031366555500। इस पर पाकिस्तान से आप जायज़ कैश करा सकते हैं, और इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके स्टोरी भी अपनी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आँख मेरी बेहतर हो जाए उसके बाद राज भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी, काफ़ी प्रोग्राम है मेरे पास राज के, बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं, वो भी एडिट करके दिखाता हूँ। अभी तक तो आँख मेरी बहुत रेड है, आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे अगर आपको नज़र आ रही है तो फिर भी मैं देखें आपके लिए ऑफ कैमरा स्टोरी कर रहा हूँ, इसके बावजूद कि मैं देख नहीं पा रहा और बुरी हालत में हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरी तरफ से इजाज़त, और जाते जाते
इन बहन का जो मैसेज है वो आप ज़रूर सुन लिया मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि यकीन कामिल से मेरे पास आज सब कुछ है, क्योंकि मैंने यकीन कामिल रखा। मैंने अपना यकीन कामिल छोड़ा नहीं। शुरू से ही मेरे अंदर ये था कि यकीन था अल्लाह की तरफ था कि हाँ ऐसा होगा, और आज उससे अच्छा है मेरे साथ में, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी मैं जानती हूँ मेरे साथ और अच्छा होगा। और दूसरा मैसेज ये है कि खुदा के वास्ते अपनी औलाद को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के हवाले मत छोड़े, नहीं उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जो माँ बाप हो सकते हैं ना, वो किसी के नहीं है, वो कोई नहीं हो सकता। जब बस शर्त ये है कि माँ बाप अपने साथी होने चाहिए। अगर वो किसी और के माँ बाप हो गए तो फिर तो खैर नहीं होंगे। और दूसरा ये कहना चाहूँगी ऑफ कैमरा स्टोरी से कि ऑफ कैमरा स्टोरी मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि मुझे कोई त्यौहार नहीं अच्छा लगता, कोई ईद नहीं अच्छी लगती, कोई बकरीद नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब ऑफ कैमरा स्टोरी आती है तो बस वही मेरी सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जब मैं ऑफ कैमरा स्टोरी सुनती हूँ। क्योंकि माँ बाप की वजह से ना कोई त्यौहार, कोई फंक्शन, कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने आखिरी मैसेज दिया। और मैं भी इसलिए कहता हूँ, मुझे भी आप लोगों के बगैर कुछ नहीं अच्छा लगता, बिकॉज आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। जिस तरह इन्होंने कहा ऑफ कैमरा स्टोरी उनके लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए भी सब कुछ आप लोग ही हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं।